आज शहर में संजय को 1 साल हो गया था। पहली दिवाली थी परिवार के साथ उसकी। यहाँ घर पर संजय सिन्हा, बेवी विभा दोनों किसी साधारण हिंदुस्तानी परिवार की तरह अपनी एक और दिवाली मनाने में लगे थे, जब उनके बेटे सागर और भरत दोनों छत की ओर पटाखे लेकर भागे। और संजय जानते थे कि उन्हें रोकने का कोई मतलब तो था ही नहीं, सिर्फ ठीक ठाक सलामती से दिवाली मना ले और किसी को कोई चोट ना लगे, बस इतना ही देखना था। सागर 15 साल का था और भरत 10 साल का। दोनों ने छत पर जाकर एक के बाद एक पटाखा दागना शुरू किया और संजय और विभा दूर से खड़े होकर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और ऐसे ही अचानक जब सागर हाथों से छोटे छोटे पटाखे जलाकर फेंकता जा रहा था, तो उसके एक तरफ मुड़कर एक पटाखा फेंकते ही संजय ने चिल्लाकर उससे कहा, सागर, अगर दिवाली के इस दिन मार नहीं खाना चाहते ना, तो उस तरफ पटाखा या कुछ भी मत फेंकना, समझे? इसके आगे संजय कुछ कह पाते, इसके पहले ही विभा ने उन्हें घर के कुछ कामों में मदद के लिए नीचे बुला लिया और छत पर रह गए थे तो सिर्फ सागर और भरत। और बच्चों को जो चीज़ें मना की जाए उसे वो ज़्यादा करते हैं। अब दोनों ने मिलकर सारे पटाखे उधर ही फेंकना शुरू कर दिया जिधर संजय ने मना किया था उन्हें। वो एक पुराना मकान था जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था। मकान खाली होने से पटाखे की आवाज़ गूंज रही थी और दोनों बच्चे खुश हो रहे थे कि उनके पटाखे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी ही दुनिया में खुश थे जब एक बूढ़ी औरत एक चमकती हुई नारंगी कलर की साड़ी पहने थोड़ा लंगड़ा कर सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर छत पर आई और गुस्से में दोनों बच्चों को देखा। दोनों ने पटाखे अपने हाथ में ही लिए हुए थे कि वो औरत वहां से हटे तो वो दोबारा उन्हें फोड़ना शुरू करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस औरत के गुस्से से भरे चेहरे पर अचानक से एक मुस्कुराहट आई और वो तकरीबन 30 फीट दूर से अपने छत पर खड़े होकर कुछ बोली जो इन दोनों को यहाँ अपनी छत पर ऐसे सुनाई दिया जैसे उनके कानों में धीरे से कहा हो, पटाखे यहाँ फोड़ने से मना किया ना तुम्हें? सागर और भरत दोनों ऐसा सुनते ही जैसे ठंडे से पड़ गए थे। दोनों तेजी से भागे और सीधा संजय के पास पहुंचकर उन्होंने पूरी बात बताई। संजय पहले तो उनकी बातों को कोई मजाक समझ रहे थे, लेकिन फिर बच्चों में ऐसा कोई वहम या डर ना बैठ जाए, इसी चिंता में उन दोनों को वो उस खाली पड़े मकान के अंदर ले गए और टॉर्च की रोशनी में अंदर तक उन्हें ले जाकर बोले, ये देखो, कहाँ है कोई दिख रहा है तुम दोनों को? अरे कहाँ है वो औरत जिसे देख रहे थे तुम दोनों डरे हुए? एक आवाज ने संजय के इस सवाल का जवाब उसके कान में हल्के से दिया, मैं यहां हूं संजय। संजय पीछे मुड़े तो उन्हें अंधेरे में हल्की सी बाहर से आती रोशनी में बस एक हाथ उनके चेहरे के पास से निकलता हुआ दिखाई दिया और बड़ी तेज गर्दन में दर्द और जलन होने लगी। संजय वहां से भरत का हाथ पकड़े सागर को आवाज देते हुए भागा और बाहर निकल गए। अपने गेट पर पहुंचे तो उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सागर उनके आसपास कहीं नहीं था। इसका मतलब कि वो वहीं रह गया था, बाहर भाग ही नहीं पाया था। संजय ने भरत को अंदर भेजा और सागर को ढूंढने वापस उस घर के अंदर पहुंचे। एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी और उस खाली खंडर में गूंजती उनकी आवाज, सागर, सागर। बेटे सागर का नाम लेते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पलटकर कोई सागर की आवाज नहीं आई। संजय को सागर को पुकारने के बदले में एक आवाज और सुनाई दी। संजय अब उस आवाज का पीछा करने निकल पड़े। आवाज उस मकान के सबसे पीछे वाले हिस्से में आंगन को पार करके एक छोटी सी कोठरी से आ रही थी। संजय हल्की सी आवाज में सागर को पुकारते हुए उस तरफ जाने लगे। सागर,
सागर। लेकिन सागर उनकी आवाज सुनकर भी उनके पास नहीं आ रहा था और ना ही उनको कोई जवाब दे रहा था। संजय ने टॉर्च की रोशनी में ही देखा तो कोठरी के एक कोने में सागर डर के मारे घुटने में मुंह छुपाए बैठा रोए जा रहा था। संजय की जान में जान आई। उसे सही सलामत जिंदा देखकर वो तुरंत उसकी ओर दौड़े और जैसे ही पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, सागर, बेटा सागर। तो सागर घुटने के बीच में छुपाए अपना मुंह धीमे धीमे उठाने लगा और उसका चेहरा देखकर संजय घबराकर 4 कदम दूर जा गिरे, क्योंकि वो सागर नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने थोड़ी देर पहले उनकी गर्दन पर नाखूनों से खरोंच मारी थी। उस बूढ़ी औरत ने संजय की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ही अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक भयानक चीख मारी। इस चीख की आवाज से संजय वहीं बेहोश हो गए, लेकिन बेहोशी में भी उन्हें समझ आ रहा था कि वहां ज्यादा देर पड़े नहीं रहे वो। सागर ने अपने पिता संजय को वहां आते हुए देखा था। उसने आसपास के 1-2 लोगों को बुलाकर उनकी मदद की और वो संजय को घर ले आए। उनकी आंख खुली तो देखा कि वो घर पर थे। बहुत सारे लोग घर पर जमा थे। सागर घर में ही था, सबके साथ हंस बोल रहा था। लेकिन भरत एक कोने में बैठकर संजय को घूरे जा रहा था। संजय ने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराया और गर्दन की चोट के दर्द से कराहते हुए बाथरूम में गए। बाथरूम में आंखों में पानी के छींटे मारे तो हल्की ताजगी सी लगी। शीशे में गर्दन की चोट देखी तो शुक्र मनाया, चलो जान तो बची। जख्म को धोने के लिए एंटीसेप्टिक लगाने को पानी हाथ में लेकर जख्म पर हाथ को फिराया तो संजय एक बार फिर से चौंक गए। जख्म शीशे में तो दिख रहा था, लेकिन गर्दन को छूने पर ना कहीं कटा छिला था और ना ही कहीं खून था। संजय ने नल को बंद किया और दोबारा शीशे में देखा तो शीशे में वही उसी घर वाली औरत उन्हें अपने पीछे मुस्कुराते हुए खड़ी दिखाई दी। संजय एकदम झटके से पीछे हटे और पलकें झपकाकर आंखें मलकर दोबारा शीशे की तरफ देखा तो उन्हें अपनी सूरत दिखाई दी और तभी बेसिन में से पानी एक झटके से घरघराता हुआ पाइप से बह गया। लेकिन अब पाइप से एक अलग ही आवाज आ रही थी। संजय ने वापस नल कुछ देर तक चलाकर बंद कर दिया और जब आवाज भी बंद हो गई तो वापस कमरे में जाकर सो गए। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और नींद भी उन्हें बहुत आ रही थी। कुछ ही घंटे के बाद संजय की जब नींद खुली तो घर में थोड़ा शोर शराबा मचा हुआ था। विभा बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और संजय को नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। संजय उठे तो पता चला कि उनका छोटा बेटा भरत घर से गायब है और विभा ने जैसे ही ये बताया संजय को तो विभा ने सोचा कि वो तुरंत उठकर पुलिस स्टेशन भागेंगे, रिपोर्ट लिखवा आएंगे, खुद ढूंढेंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस आदर्श पिता ने तो विभा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो विभा? यही कहीं मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। विभा के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा रवैया और ऐसी बातें सुनकर वो चिल्लाकर संजय से बोली, तुम खुद को बाप कहते हो उसका? बाप नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। यहां बेटा खो गया है और इन्हें कोई सुध ही नहीं है उसकी। ठीक है, मैं जाकर देखती हूं कहां है मेरा बेटा। गुस्से में ये सब बोलकर विभा ने घर के कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े लिए बाथरूम में गई और कपड़े बदल ही रही थी कि बाथरूम के बाहर से उसे सागर की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। सागर पहले तो चिल्ला रहा था कि उसे नहीं जाना,
लेकिन फिर विभा को समझ आया कि सागर किसी और से नहीं बल्कि संजय से कह रहा था कि उसे उसके साथ कहीं नहीं जाना। विभा ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। जैसे जैसे सागर की चीख तेज होती जा रही थी और उसके घसीटने की आवाजें बाथरूम के अंदर तक आ रही थी, वैसे वैसे विभा के अंदर जैसे तूफान उठा जा रहा था। उसने वो लोहे की बाल्टी उठाई और बाथरूम के दरवाजे की कुंडी पर जोर जोर से 2-3 बार मारा और धक्के मारने से ढीला हो चुका बाथरूम का दरवाजा खुल गया। विभा भागती हुई कमरे से होती हुई बाहर निकली तो सागर की चीखें उसे दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। उसने देखा कि संजय ने मेन दरवाजा बंद कर दिया है बाहर से और सागर के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए संजय उस पड़ोस के खाली वाले मकान की ओर ले जा रहे थे। विभा बिल्कुल बुरी तरह से घबराई हुई पागलों की तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विभा मदद को चिल्लाने लगी तो पास से गुजरते हुए एक पड़ोसी निर्मल बाबू आए और उन्होंने दरवाजे को खोला तो उनको पूरी बात विभा ने बताई और उनसे मदद मांगी। तो निर्मल बाबू और विभा घर से बाहर निकले सागर और संजय को ढूंढने के लिए। उसी खाली मकान के गेट के बाहर पहुंचकर देखा तो सागर की एक चप्पल पड़ी हुई थी। विभा उसे देखते ही चीख पड़ी और सबसे मदद के लिए पुकारने लगी। चीख पुकार से आसपास के कुछ लोग और भी आ गए और सब मिलकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद बिल्कुल आखिरी कमरे में सबने जो देखा उस पर किसी भी इंसान का यकीन कर पाना मुश्किल था। सागर और भरत, संजय के दोनों बेटे, दीवार पे लगी खूंटियों से बंधे हुए थे और संजय बड़े अजीब तरीके से बारी बारी दोनों को देखकर हवा में लंबी लंबी सांसें भरे जा रहे थे, जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार की खुशबू से मदहोश हो जाता है। संजय के हाथ में एक फरसे जैसा कुछ था जिसे चिल्लाते हुए उनने हवा में सागर को काटने के लिए उठाया ही था तो सारे लोगों ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया। बड़ी मशक्कत लग रही थी 4 आदमियों को उन्हें पकड़ कर रखने में। सागर भी हाथ पैर मार ही रहा था और अचानक पता नहीं उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उनने उनको पकड़े हुए उन 4 लोगों से अपने हाथ पैर छुड़ा लिए और आखिरकार संजय एक औरत की आवाज में बुरी तरह से चीखे और चीख कर बेहोश हो गए। संजय, सागर और भरत सबको पड़ोसियों ने वहां से छुड़ाकर उनके घर तक पहुंचाया। अगले दिन उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और शहर के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गए। लेकिन उन 2 दिनों की बातें आज भी सोचते हैं तो बदन में सिरहंसी दौड़ जाती है। वो खाली मकान आज भी खाली ही पड़ा है और मोहल्ले वालों ने उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी हैं, जिससे कोई भी बच्चा दूर ही रहे उस मकान से। उस मकान पर हक जताने भी कभी कोई नहीं आया। 1-2 बार लोगों ने कोशिश की थी कब्जा करने की, लेकिन आज तक कभी भी दोबारा कोई पता नहीं चला उन लोगों का। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।